कब टूट सकता है लोअर सर्किट्स का ये दौर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, इसके जो रिलेटेड सवाल आपने पूछे हैं और बाकी शेयरों के बारे में जो आपने एनालिसिस की बात कही है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। दोस्तों, आप लोगों ने एक सवाल पूछा है कि ये जो कल शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था बीएससी के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए, मतलब क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, मतलब कैसे एनालिसिस की जाए इसकी। देखिए, जब मैंने ये देखा तो आपने एक चीज गौर की होगी, जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप था 6%, उनका 99% जो था माल वो तो गिरवी रखा हुआ था, प्लेज था। तो अब वो कहीं ना कहीं वो जो उम्मीद थी वो जेएम फाइनेंशियल्स के पास आ चुका है, जेएम फाइनेंशियल्स के पास। अब जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई जिस पे काफी ज्यादा गौर करना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक चीज हुई है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से यहां बढ़ चुके हैं। ये पहले जो था 29% के आसपास थे पिछले क्वार्टर में, अभी जो है बढ़ के 5% के आसपास 34% हो गए हैं। और यहां पर इनके हाथ में इतने शेयर्स कहां से आए हैं? तो कहीं ना कहीं सेलिंग हुई है एफआईज की। एफआईज जो हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने जो है 1% के आसपास जो है अपना माल बेच दिया है। तो वो जो 1 पॉइंट कुछ परसेंट पे थे, अब वो 0 पॉइंट कुछ परसेंट पे आ गए हैं। अब एलआईसी जो है उसका स्टेक वहीं पर है, उन्होंने अपने स्टेक को ना कम किया है ना ही ज्यादा किया है। जैसा मैंने देखा 1.59 पे एलआईसी है। तो ये जो माल आया है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, वो पहले तो एफआईज का आया है, और दूसरा जो है 2 लाख प्लस कैटेगरी के जो शेयर होल्डर्स हैं, वहां भी जो है पिछले क्वार्टर में 16% थी उनकी शेयर होल्डिंग, वो माइनस हो गई है। वो 16 से -3 होकर अभी 13 हो गई है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन दोनों से खरीदा है माल, इन दोनों से रिटेल इन्वेस्टर्स, ये जो बीच में इन्होंने माल खरीदा है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने गौर किया है, जो मेरी एनालिसिस है, जब भी किसी शेयर में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उन शेयरों को दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि जब भी वो ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि जो फंसे हुए हैं वो बेचने पे आएंगे, जो नीचे लेकर के बैठे हुए थे, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, उनका प्रॉफिट घट गया है। तो इस भय में कि प्रॉफिट कहीं और घट ना जाए, बिल्कुल कहीं उनका भावना वापस आ जाए, वो भी बेचेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ना, जहां तक मैंने जो देखा है किसी पर्टिकुलर शेयर में, वो ओवरऑल शेयर के लिए जो है नेगेटिव रहता है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए। ये चीज तो माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है और इन्होंने बेचा है एफआईज, फॉरेनर्स। और फॉरेनर्स को काफी तेज माना जाता है, जैसा मार्केट में है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो तेज माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 1% की ये जो सेलिंग फॉरेनर्स की है, और जो 2 लाख प्लस कैटेगरी वालों की भी जो सेलिंग है, ये बता रही है कि कमजोरी का कारण क्या था। कारण ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में काफी माल आया है, और ऑपरेटर्स आपको पता ही है 55-60 पर माल बेच के जा चुके हैं। तो ये शेयर में कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं सेलिंग के लिए। सेल ऑर्डर्स लगातार लगाते जा रहे हैं, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, कोई काफी ज्यादा लॉस में है, किन्हीं का प्रॉफिट जो है बिल्कुल 60% घट गया है, और दिक्कत तो है सबको। तो रिटेल इन्वेस्टर्स अभी दिख रहे हैं 34%। मैं आपको बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा, अगले क्वार्टर ये बढ़ के 40-45% भी जा सकते हैं।
40% तो जा ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 6% तो बढ़ ही सकता है, यहां से बिकवाली हो सकती है, ये जो 2 लाख प्लस कैटेगरी के ग्रुप हैं, और हो सकता है एफआईज भी थोड़ा बहुत और कम कर सकते हैं, जो 0.2% कुछ स्टेक है, थोड़ा स्टेक एलआईसी आधा % अगर कम कर दे तो रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकता है ये 34% से बढ़ के 40% के आसपास चले जाएं, क्योंकि ये तो हुआ है रिटेलर्स और बड़े हैं। क्योंकि जैसी मैंने फितरत देखी है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जब भी चीजें गिरती है वो लेने के लिए दौड़ते हैं। और ये चूंकि स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हुआ था, ये एक बुलेट ट्रेन थी, तो किसी को मौका नहीं मिला बैठने का, तो जैसे ही मौका मिला होगा 55-60 के आसपास जहां ऑपरेटर्स बेच के भाग गए थे, लोगों ने लिया है माल, किसी ने 50 पे भी, किसी ने 45 पे भी, और 40 के आसपास भी लिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स अब इस गाड़ी में बैठ गए हैं वहां पर, जैसे बाय ऑन डिप्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से ये नेगेटिव माना जाता है जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो किसी भी शेयर में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करें। पॉजिटिव तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज करें या फिर थोड़ी वहीं पर बरकरार रखें। और दूसरी एक बात अच्छी भी हुई है यहाँ पर कि काफी आप लोगों ने प्रश्न पूछा था ये कि कुछ अफवाह ऐसे चल रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना स्टेक बेच दिया है, तो बहुत ही अजीब सी मतलब बचकानी सी हरकत लोग कर रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने स्टेक बेच ही नहीं सकती है, क्योंकि एनसीएलटी का जो रेजोल्यूशन होता है कुछ एक प्रोसेस होता है कि आप शायद 1 ईयर या कुछ रहता है लॉक इन पीरियड, आप अपने शेयर्स जो है वो बेच नहीं सकते। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल बरकरार है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टेक वही 37.70 है। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके भरोसे ये शेयर है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वहीं पर टिकी हुई है। ये खबर बिल्कुल गलत साबित हो भी कि ऐसे सबको पता भी थी, आप लोग को भी पता थी, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे ये चीज, तो मैंने क्लैरिफाई कर दी कि ये बात बिल्कुल गलत है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी स्टेक बेच दी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक जो सवाल था आप लोगों का कि हम शेयर्स खरीद नहीं पा रहे हैं सर, कल भी पूछा, पहले भी आप लोग पूछ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, जैसे सर हम शेयर्स जो है खरीद ही नहीं पा रहे हैं, हम मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, दिक्कतें काफी हो रही। देखिए ये जो स्टॉक है ये ASM लिस्ट में है ना, एडिशनल सर्विलांस मेजर करके है। ये तकरीबन 2 साल पहले मुझे लगता है ऐसा आया था, ऐसा मुझे याद है। उस टाइम जो है सेबी ने लाया था, जो स्टॉक जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाते हैं और भी कुछ चीजें हैं उनका पैमाना, वो सारी चीजें देख के वो इन्हें ASM लिस्ट में डाल देते हैं। तो ASM लिस्ट में ये स्टॉक है। तो ASM लिस्ट के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें है कि एक कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर्स को वो अलाउ नहीं करते हैं कुछ टाइम तक कि आप जो है पोजीशन नहीं बना सकते हैं, आपके क्लाइंट जो है पोजीशन नहीं बना सकते हैं स्टॉक्स में। तो कुछ हो सकता है आप उन ब्रोकर्स में ट्राई कर रहे हो, अगर आपके 2-3 अकाउंट हैं तो आप ट्राई करके देखिए कहीं और लगना चाहिए, क्योंकि सब में नहीं है, कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स में। क्योंकि एक रूल होता है ASM का भी, ऐसा मुझे याद है कि जो कुछ समय तक कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स में रहते हैं और बाद में अगर वॉलेटिलिटी और रहती है तो बढ़ा दिया जाता है इस चीज को। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ऐसा मैंने देखा था तकरीबन 2 साल पहले कि जब भी शेयर्स ASM लिस्ट से निकलते हैं तो बड़े भागते हैं ऊपर की तरफ, ये तो मैंने देखा है। तो जब ASM लिस्ट से निकलेगा तब तो भागेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक तो अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बायर्स जो बहुत सारे जो नहीं भी खरीद पा रहे होंगे वो भी ऑर्डर पंचिंग कर सकते हैं। दूसरा एक पॉजिटिव न्यूज मानी जाती है इसको कि ASM लिस्ट से बाहर आ गया, चलो अब आराम से काम कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, रिजल्ट्स के बारे में काफी ज्यादा आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि AGM कब है, रिजल्ट्स कब आ रहे हैं। देखिए रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में आने चाहिए, क्योंकि जो रूल है आपको पता ही है, 31 जुलाई की शायद डेडलाइन है, वहां तक तो देना ही होगा। मतलब 1 हफ्ता तो बाकी है, इस हफ्ते में रिजल्ट्स तो आ जाने चाहिए और देखना होगा रिजल्ट्स कैसे हैं, उसी हिसाब से और आगे निर्णय लेना होगा हमें। तो अब जो है एनालिसिस पार्ट जो हम करते हैं हर बार की तरह, आपको याद ही होगा काफी समय से मैं बोल रहा हूँ, जब से इसने पहला सपोर्ट जो था 36-38 का तोड़ा था, तभी मैंने कहा था कि अब जो है कहीं कोई सपोर्ट बीच में नहीं है जब तक कि एक लेवल ये ना आ जाए 26-28 का जोन जो था, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं था। हमने पहले एनालिसिस की थी जब 50 के आसपास, तब भी मैंने कहा था
कि 55-60 पे ऑपरेटर की सेलिंग है और वॉल्यूम भी तगड़ा है, यानी बड़ी पार्टी बेच के निकल गई है, रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ बेचारे फंस गए हैं ऊपर में, तो सेलिंग आएगी 36-38 के लेवल तक। जब 50 पे था स्टॉक प्राइस तब मैंने बोला था, आप चेक कर सकते हैं। अब जो 36 पर 36 टू 38 जब प्राइस था, तो हमने जो एनालिसिस की थी, एक उम्मीद थी कि एक बाउंस आना चाहिए, और बाउंस काफी फीका सा एक आया भी था, आपने देखा था 36 से 36.65 तक गया था। और जैसे ही वो सपोर्ट टूटा, उसी वक्त हमने एनालिसिस में बातचीत की थी, चर्चा में, कि अब तो सपोर्ट 26 से 28 के आसपास ही है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो आज जो है भाव, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वो शायद 26.05 है। ये जो भाव है, एनएससी की बात कर रहा हूं मैं हमेशा की तरह, तो अब हम एक तरीके से सपोर्ट के बिल्कुल निचले जो बाउंड्री है वहां पर आ ही चुके हैं। तो ये लेवल जो है, यहां से उम्मीदें हैं काफी बाउंस आने की, हो सकता है आज ही बाउंस आए या फिर कल बाउंस आ जाए, ये देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल का बचना बहुत जरूरी है। मैं ये काफी पहले से आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये लेवल टूटेगा तो पैनिक जो है रिटेल इन्वेस्टर्स में और मचेगा। नीचे वाले भी पैनिक करेंगे, ऊपर वाले तो खैर वो तो पैनिक में है ही। अब एक महीने में 60% डाउन हो जाने के बाद पैनिक का लेवल तो इंक्रीज होगा ही, वो बोलने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये 26 का लेवल आज आ चुका है, ये बच जाए तो काफी अच्छा होगा, और नहीं तो फिर देखना होगा, रिव्यू करना होगा। ये बचना चाहिए ये लेवल, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है और स्टॉक में ताकत है, तो इसे दिखाना पड़ेगा कि भाई मुझ में ताकत है, मैं सपोर्ट से बाउंस करूंगा। क्योंकि सपोर्ट जो है उसे बायर जोन कहते हैं। और देखिए, सेलर और बायर जोन होता है मार्केट में, बुल्स और बेयर्स होते हैं। बेयर्स मंदी वाले रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं, अवरोध बनाते हैं। मैं इसके ऊपर जाने नहीं दूंगा। जैसा मैंने कहा था 55-60 बड़ा रेजिस्टेंस था, फिर मैंने कहा कि अब तो 40-45 नया बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। आपने देखा सब ठीक भी साबित हुआ। अब उसी तरीके से जो तेजी वाले हैं वो एक सपोर्ट बना देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। सपोर्ट काफी तरीके से बनते हैं, मूविंग एवरेज के थ्रू बनते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज या फिर लॉन्ग टर्म सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज। पर ये सारे सपोर्ट हम यहाँ पर यूज नहीं करते, क्योंकि जो सर्किट टू सर्किट स्टॉक्स होते हैं वहाँ 90% टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है। सिर्फ वॉल्यूम और किसी लेवल पर अगर जबरदस्त प्राइस एक्शन कुछ हुआ हो, भाव जो है नीचे खुल के ऊपर बंद हो गया हो, तगड़े वॉल्यूम हो, जैसे 26-28 के आसपास हुआ था, 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुए थे, एक दो महीने पहले की बात है। इसीलिए हम इस लेवल को सपोर्ट मान के चल रहे हैं, और ये अहम सपोर्ट भी हम मान के चल रहे हैं। और जैसे हमने रेजिस्टेंस बोला था पहले 55-60, क्योंकि वहां तगड़े वॉल्यूम हुए थे 3 करोड़ के, और शेयर ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ था, तो वो रेजिस्टेंस बन गया था, बड़ा रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ हमें देखिए प्राइस एक्शन वॉल्यूम से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड, RSI, ये कुछ काम नहीं करता, मैकडी कुछ नहीं करता। यहाँ सिर्फ ये 2 ही चीज से काम चलाना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब तो समय आ ही गया है, निचला लेवल भी टच कर दिया है इसने। तो अब जो है दोस्तों, आपका जो फेवरेट सेगमेंट है, जहां आप अपने सवाल पूछते हैं डिफरेंट शेयर्स के बारे में, काफी आपको मजा आ रहा है इसमें। देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा है, एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ज्यादा अभी गर्म है, यहाँ ऑपरेटर ने फंसाया भी था लोगों को, और मैंने एक बार डिस्कस भी किया था, यहाँ ग्लेनमार्क फार्मा, काफी लोग फंस गए थे 530-40 के भाव में। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक बुरा नहीं है, ये स्टॉक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैंने इन्वेस्ट भी किया है, ट्रेड भी किया है, मैं समझता हूं स्टॉक के चाल को। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर्टिकुलरली अभी कोरोना के टाइम में आपको पता ही है, वैसे भी ये जो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ले लिया आपने ऊपर के भाव में जब न्यूज आ गई थी। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूज अच्छी जब आ जाए तो बचिएगा थोड़ा लेने से, क्योंकि अक्सर जब अच्छी न्यूज आ जाए और अच्छा भाव भी आ जाए, अच्छी न्यूज आए और भाव ना आए तब तो ले लेना है। लेकिन अच्छी न्यूज भी आ जाए और भाव भी 20-30% ऊपर चला जाए तो लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है न्यूज जो है वो प्राइस में आ गई है। अब स्मार्ट मनी को सब पता है, वो अपना खेल करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर कि न्यूज आने के बाद आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, वो लेना नहीं है। उस न्यूज पे थोड़ा रुक जाइए, ऊपर जाता है जाने दीजिए, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं है, लॉस ज्यादा लगता है मैंने जो देखा है। और रही बात सपोर्ट की, तो 385 पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अभी आज ही जो है भाव ऊपर चला गया है, मैं देखा 2-2.5% आज भी ऊपर जा रहा है, तो अच्छी बात है ये ऊपर जा रहा है। और अगर ये 385 के नीचे ना जाए शॉर्ट टर्म में भी, तो 450 प्लस भी जा सकता है। स्टॉक कमजोर नहीं है कहीं से भी। दूसरी बात,
पैनिक तब होना चाहिए जब ये स्टॉक 300 का लेवल तोड़ दे, यानी 298 पे चला जाए। अगर ये 298 चला जाता है तो एक बार मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को भी रिव्यू जरूर करना चाहिए कि क्या फैसला लें, एवरेज करें, होल्ड करें या क्या करें। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा पैनिक जैसा कुछ है। कंपनी फंडामेंटली ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा भाव गड़बड़ था जो आपने लिया 550 कुछ के आसपास। अब दूसरा जो आपका सवाल है, एक ऐसी कंपनी जो इन्वेस्टर्स की फेवरेट रही है, खासकर वैसे इन्वेस्टर जो थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं, सतर्क रहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा जिनकी एज भी थोड़ा ज़्यादा है, 50 के 50 के आसपास हैं, या फिर वो लोग इनकी एज कम भी है लेकिन वो थोड़ा कम रिस्की खेल खेलना चाहते हैं मार्केट में, तो वो आईटी स्टॉक्स प्रेफर करते हैं। तो विप्रो का स्टॉक है, स्टॉक टेक्निकली मजबूत है, बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए चार्ट, कमाल का चार्ट है, फंडामेंटली कमाल की कंपनी है, मैनेजमेंट कमाल का है, कोई कमी तो है नहीं, बस कमी एक ही है इस बार भी, इसमें भी भाव थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा नीचे से भाग चुका है 50% के आसपास। तो हो सकता है कि ये 10-20 रुपए और ऊपर जाए, लेकिन वहां इसका रेजिस्टेंस से सामना होगा, तगड़े रेजिस्टेंस से सामना होने वाला है। तो ये लेवल जो है एक इंतजार कीजिए, मार्केट में अगर डिप आए, मार्केट कहीं ना कहीं अगस्त में थोड़ा गिरने की संभावना मुझे लग रही है, अगर 11,500-600 का लेवल नहीं निकलता है तो निफ्टी में, तो मार्केट गिर सकता है। मार्केट गिरेगा, सब कुछ गिरेगा, आपको पता ही है, 95% चीजें गिरेंगी, ये भी गिर सकता है। तब जो है आप एंट्री, मतलब मैं पर्सनली ध्यान दूंगा वहां पर। कंपनी अगर ये ऐसा है कि आप लीजिएगा तो ये नहीं है, आप एवरेज भी कर सकते हैं, ये फंसाती नहीं है इन्वेस्टर्स को, देर सवेर बना देती है पैसा, सब कुछ ठीक है। पी रेशियो शायद 16 के आसपास कुछ है, तो महंगा भी नहीं है, बट थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। थोड़ा सा इसको सुस्ताने दीजिए, थोड़ा सा पीछे आने दीजिए, तो घुसने में ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, यानी जो जोखिम आप ले रहे हैं उसके सामने जो है मुनाफा जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसकी तो बुलेट ट्रेन चल पड़ी, काफ़ी तेज़ी से भागा है, 20-30% तो भी 1-2-3 दिन पहले ही भाग रहा था बहुत तेज़, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो है देखिए, टाटा केमिकल्स के बारे में पूछा है आप लोगों ने, फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टाटा ब्रांड है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भी मैं देख रहा हूँ रेजिस्टेंस के आसपास जा रही है 3-4%। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो भागेगी काफ़ी तेज, लेकिन नहीं तोड़ती है तो सेलिंग इसमें भी आएगी। मतलब एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ, सारे स्टॉक्स रेजिस्टेंस के आसपास जा रहे हैं, तो ये गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टूटा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं टूटा तो बिकवाली होगी, और बिकवाली होगी तब आप अच्छे शेयर्स को बटोर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं, टाटा केमिकल भी बढ़िया शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक जो सवाल था आपका जेपी पावर के बारे में, देखिए मैं ट्रैक तो नहीं करता इसे, ना ही फंडामेंटली ना ही टेक्निकली ट्रैक करता हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर थोड़ा सा, ये मैंने पहले भी किया, ये सारे स्टॉक लॉटरी टाइप के होते हैं। न्यूज़ अगर आपको पहले से पता है, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि कुछ बदलाव आने वाला है, ये होने वाला है, तो आप वो सट्टा टाइप का है, अगर लग गया तो आपको 5-10 गुना मुनाफा हो जाएगा, किसको पता। लेकिन इस तरह के शेयर्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता है, ये बस आधा 1% लगा करके लग गया तो लग गया। सपोर्ट फिर भी अगर देखना चाहिएगा तो 1 रुपये के आसपास कुछ बेस बना हुआ दिख रहा है, तो 1 रुपीज़ को आप सपोर्ट मान सकते हैं, लेकिन सपोर्ट भी तो आधा है, 2 रुपये कुछ भाव है और ये 1 पे सपोर्ट है, यानी 50% नीचे सपोर्ट है। तो ये कॉशियस लोग बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं जेपी पावर को। जो एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उनको बड़ा मतलब लॉटरी चाहिए, तो देखिए, नहीं तो नॉर्मल लोगों को अवॉइड करना चाहिए जेपी पावर। अगर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ऑपरेटर के पास जो खबर रहती है वो आपके पास है, तो फिर आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता। बाकी आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करके ऑल दबा दीजिए, अगर आप मार्केट रिलेटेड चीज़ें, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जानना चाहते हैं। और एक डिस्क्लेमर, आपको पता ही है कि बाजार में अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही कोई फैसले लें, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है, और किसी भी शेयर में लिमिटेड फंड ही लगाएं, 3 से 5% लगाएं, ठीक रहेगा। धन्यवाद।